हेलो क्लास 10। कल मैंने बताया था आप लोग को लैंड यूटिलाइजेशन और उसके डिग्रेडेशन के बारे में। आज हम उसी को डिटेल से जानेंगे। इसके पहले हमने जाना था कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके बारे में बताया था। और लैंड यूटिलाइजेशन में किस टाइप्स के लैंड्स होते हैं और किसी भी कंट्री में जो भी लैंड रिसोर्स अवेलेबल है उसका क्या यूज़ होगा, उसके यूज़ को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी लैंड डिग्रेडेशन है उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसे हम लोग ओपन करेंगे और इसमें जो आपका चैप्टर है उसका जो सेक्शन आप लोग को पढ़ना है वो है जैसे ये सब मैंने कल ही बताया था कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्स जो है उसका क्या परसेंटेज है, 33% से लेस है, ये मैंने कल बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशंस के बारे में। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये जो लैंड रिसोर्स है हमने कहीं से बनाया नहीं है, ये हम लोगों ने इनहेरिट किया है अपने पास्ट जनरेशन से, और हमें क्या होगा, इसे नेक्स्ट जनरेशन तक पास भी करना होगा। लेकिन अगर हम इसे डिग्रेड कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो होंगे इस डिग्रेडेड लैंड का क्या कर पाएंगे, ठीक है। और ये लैंड जो है उसका बहुत सारा हिस्सा बेकार होता चला जा रहा है। हमारी 95% से 95% से अधिक जो है ज़रूरतें लैंड रिसोर्स से ही पूरी होती है, और वही डिग्रेड हो जाने के बाद ये जो होगा एक बहुत ही बुरा परिणाम हम लोग को देगा। तो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है। क्वेरिंग कहने का मतलब है कहीं पर हमने मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया और उसको एक्सट्रैक्शन के बाद, मिनरल के एक्सट्रैक्शन के बाद उसी तरह से उसे छोड़ दिया। तो ये जो हो गया वो लैंड डिग्रेड हो गया और वो उसकी वजह हो गई क्वेरिंग। तो ये सारे वजह है जिसके वजह से जो लैंड को डिग्रेड करते हैं। अब माइनिंग साइट्स वही बता रहा है, माइनिंग साइट्स अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज़ कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग्स। यानी कि जहाँ पर माइनिंग हुआ, माइनिंग करने के बाद उस लैंड को, उस पीस ऑफ लैंड को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो वो लैंड डिग्रेड हो गया। स्टेट जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे जगहों में डिफॉरेस्टेशन हुआ है। डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से हुआ है? डिफॉरेस्टेशन हुआ है माइनिंग की वजह से। और माइनिंग के बाद जब उस लैंड को अबैंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया यूं ही, सारा मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही डिग्रेडेड हो चुकी है। अब जैसे है स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन रीज़न है वो ओवरग्रेजिंग है। छोटे छोटे जो सैपलिंग होते हैं प्लांट्स के, उन्हें जानवरों के द्वारा चरा दिया जाता है, जिसके वजह से वो लैंड जो होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं। वहाँ पर जो लैंड है वो एक तरह से डेजर्ट टाइप का होने लगता है। तो लैंड डिग्रेडेशन का ये मेन रीज़न है इन सारे स्टेट्स में, ओवरग्रेजिंग। फिर कुछ स्टेट्स जैसे कि जो एग्रीकल्चर में सबसे आगे हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ओवर इरिगेशंस के कारण जो हो रहा है वो लैंड डिग्रेड हो रहा है। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है? वाटर लॉगिंग होता है, और जब इसी वाटर का इवेपोरेशंस होता है तो जिसमें साल्ट होते हैं वो सॉइल को सलाइन बना देते। तो सैलिनिटी बढ़ने के कारण वहाँ की सॉइल जो है वो भी डिग्रेड हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। फिर कह रहा है द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन्स फॉर सिरेमिक इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें स्टोन को ग्राइंड किया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज में
सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में आपको लैम स्टोन्स को क्रश किया जाता है, उसके बाद ग्राइंड किया जाता है। उसी तरह से सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में कैल्साइट और सोप स्टोन को ग्राइंड किया जाता है, और इनके जो बहुत छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दूर तक, मीलों तक फैल जाते हैं, और वो जब सेटल डाउन हो जाते हैं अर्थ पे, सॉइल पे, तो वो सॉइल के परकोलेशन रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि उस सॉइल के थ्रू जिसके ऊपर वो सेटल्ड है, इन सारे रॉक्स का पार्टिकल सेटल्ड है, उसके थ्रू वाटर का परकोलेशन नहीं हो पाता है, जिससे वाटर, उस एरिया में जो वाटर टेबल है वो भी नीचे चला जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ भी ऐसे हैं जो अपने एफ्लुएंट्स को सॉइल में, लैंड में डिकम्पोज कर देते हैं, डंप कर देते हैं, जिनके वजह से लैंड पॉल्यूशंस होता है। यहाँ कहा यह जा रहा है देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस, यानी कि इस तरह से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपका एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन यानी जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना धरती जो होगी हमारी वो हरी भरी होगी, और हमारी जो धरती होगी वो डिग्रेड नहीं होगी, उसका डिग्रेडेशंस रुक जाएगा। इनफैक्ट वो फर्टिलिटी की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा है जो ग्रेजिंग लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ताकि छोटे सैपलिंग को जो जानवर है उसको ग्रेज ना कर सके। शेल्टर बेल्ट भी लगाना एक बहुत हद तक कारगर सिद्ध होता है। शेल्टर बेल्ट यानी कि पौधों की क्यारियाँ लगाई जाती है। फिर जो सैंड ड्यून्स है, डेजर्ट्स में जो सैंड ड्यून्स होते हैं जो शिफ्ट होते रहते हैं हवाएं चलने पर, उनको स्टेबलाइज किया जा सकता है उस पर थॉर्नी बुशेस लगा करके, जिससे लैंड डिग्रेडेशन रुक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशंस इन इंडस्ट्रियल्स एंड सबअर्बन एरियाज़। तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेशंस अगर हम लोग को रोकना है तो हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा। जो डिस्पोजल सिस्टम है इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स को और वेस्ट को, उनको प्रॉपर ट्रीट करना होगा, और जो भी उसमें पॉल्यूटेंट है उन्हें हटा करके ही उन्हें वाटर बॉडीज़ में या किसी लैंड के हिस्से में डंप करना होगा। इन सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशंस को रोक सकते हैं। अब लैंड पे जो अवेलेबल इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो है हमारा सॉइल। सॉइल भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके बिना तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक मीडियम है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सब उनको सॉइल से ही मिलते हैं। अगर हमारे जो भी अवेलेबल लैंड है उस पर अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जाए तो हमारे पास फूड ही अवेलेबल नहीं होगा, और इसके लिए सॉइल का फर्टाइल होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये इतना एक लिविंग सिस्टम है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में, इसलिए कह सकते हैं कि सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। अब इसको बनाने में रिलीफ, पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट वेजिटेशंस और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन पैरेंटल रॉक से होता है। रॉक का डेनोडेशंस होता है, किस टाइप का रॉक है उसी के बेसिस पे सॉइल का भी प्रॉपर्टीज़ होता है। रॉक का डेनोडेशंस होता है, रॉक चट्टानें जो है टूटती फूटती है, बारीक कणों में कन्वर्ट होती है, उसके बाद उसमें ह्यूमस का भी मिक्सचर होता है। ठीक है, इस तरह से जब सैंड, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस ये सब सारे कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रॉक्स के डेनोडेशंस होने का जो प्रोसेस है वही मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है। इस तरह से कह सकते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारे सामने है सॉइल प्रोफाइल।
यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप सॉइल होता है, यही सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाली कंपोनेंट है जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। आप देख रहे होंगे जो ग्रीन पोर्शंस है। फिर उसके नीचे है सब सॉइल, विदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। उसके बाद सबस्ट्रैटम विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल्स, सबसे नीचे है अनविदर्ड पेरेंट बेड रॉक। तो ये सॉइल प्रोफाइल है, यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल। तो जो भी सॉइल है उसका टाइप क्या होगा, जो भी सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्शंस कौन कौन से होंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे उसका कलर होता है, उसका थिकनेस होता है, उसका टेक्सचर होता है, उसका एज होता है, ठीक। तो इन सारे के बेसिस पे सॉइल का टाइप डिसाइड होता है। जैसे आपका है एलुवियल सॉइल, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रॉपर कंपोजिशन होता है। फिर उसमें क्या है, उसके बाद है ब्लैक सॉइल, उसके बाद है आपका रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो इन सारे सॉइल के टाइप्स के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे।